बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फिज़िक्स की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फोर्स एंड मोशन, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हुए थे, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल करते हैं, जिसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। The magnitude of cross and scalar product of two vectors are 4 square root 3 and 4। अब क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वो कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो सी है वो ये दो दी हुई हैं। अब कौन से वो वेक्टर है नहीं पता, तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनका क्रॉस कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, इनके क्रॉस की मैग्नीट्यूड वो दी हुई है 4 स्क्वायर रूट 3, और इनका स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इनकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 4। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कि मैंने फाइंड क्या करना है इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के दरमियान एंगल। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मैंने एंगल फाइंड करना है। एंगल को आमतौर पर थीटा से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो मुझे दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ कि ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है। अब क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और इनके दरमियान एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा यूज़ किया जाता है, और ये इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 3। ये मैंने लिख लिया है, यानी कि इस लाइन को मैंने ये लिखा है। और ये डॉट प्रोडक्ट है, अब ये लिखने लगा हूँ कि ए डॉट बी, उसके लिए स्केलर प्रोडक्ट के लिए काज यूज होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसकी जगह पे आ जाएगा इसके एंगल कॉस थीटा जो कि इक्वल है 4। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। मैंने एंगल फाइंड करना है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, वो मैं लिख लेता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, ये इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये ए वेक्टर बी वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, साइन और कॉस ये बन जाएगा टेन थीटा, 4 से कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। मैंने एंगल फाइंड करना है, टेन उस तरफ चले जाएगा, तो थीटा इज़ इक्वल टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। ये है इसका आंसर फर्स्ट न्यूमेरिकल का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 2। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकल एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का यूनिट है। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि ये वेलोसिटी दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख लूँगा कि वेलोसिटी वो इक्वल है 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये उसकी हाइट दी हुई है। इससे नेक्स्ट है अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड। अगर यहाँ तक मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊँ तो वो ये कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है इतनी स्पीड के साथ, और उसकी हाइट जो सी है वो इतनी है। यानी कि यहाँ से समझ लें ये जहाज़ है हेलीकॉप्टर, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी हाइट जो सी है ज़मीन से लेकर अभी वो इसकी हाइट है 156.8। यहाँ से अगर वो पत्थर एक नीचे की तरफ फेंकता है, हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, तो यहाँ से ज़मीन तक पत्थर आने में कितना टाइम लगेगा वो मैंने फाइंड करना है। तो फिर ये जो हाइट है वो मैं लिख लेता हूँ, वो है 156.8 मीटर। अब ये चीज़ समझिएगा कि जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है अपवर्ड, और जो पत्थर फेंका है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसकी हाइट जो सी है वो नेगेटिव में होगी। अब इससे नेक्स्ट फाइंड के मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने टाइम फाइंड करना है कि पत्थर कितने टाइम बाद ज़मीन के करीब आएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टाइम जो कि टी, ये मैंने फाइंड करना है। और देखें स्टेटमेंट ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हेलीकॉप्टर स्टॉप हुआ है, यानी कि इस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है, तो ये उसकी इनिशियल स्पीड है, और जब वो रुक जाएगा फाइनल स्पीड तब आएगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी ऐसे डिनोट कर दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन, इसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज़ करूँगा जो कि है एस इक्वल वी आई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस
1/2 g/t, और यहाँ पर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये देखें s, असल में s भी डिस्टेंस को ही शो किया जाता है, तो यहाँ पर हाइट, इसको फिर मैं s से डिनोट कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू है -156.8, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा -156.8 इक्वल इनिशियल वेलोसिटी जो कि इक्वल है 19.6, वो मैं लिखूँगा 19.6। टाइम फाइंड करना है वो वैसे ही, प्लस 1/2 वैसे ही। जी की वैल्यू, अब ये भी समझिएगा, जी की वैल्यू क्या आती है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो जी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकंड। तो इस लिहाज से यहाँ पर जी की वैल्यू वो आ जाएगी -9.8, और फार्मूल में यहाँ पर टाइम का स्केयर आता है, तो यहाँ पर टी का स्केयर ही आ जाएगा। ये वैल्यू मैं वैसे लिख दूँगा -156.8 इक्वल 19.6 टी, प्लस माइनस ये आ जाएगा -9.8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4.9, और टी का स्केयर वैसे ही। अब मैं एक तरफ वैल्यू ले आऊँगा, ये देखिए ये माइनस है, इस तरफ आएगी तो ये आ जाएगी 4.9 टी स्केयर, फिर ये पॉजिटिव है, इस तरफ आ जाएगी -19.6 टी, और ये वैसे ही -156.8 इक्वल 0। अब ये टी स्केयर के साथ मैं 1 बनाने के लिए जो भी ये कांस्टेंट, इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा। ये आ जाएगा 4.9, जब मैं कॉमन निकाला है तो ये आ जाएगा टी स्केयर, माइनस जब कॉमन निकाला जाता है बाकी अमाउंट्स के साथ असल में वो डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 4.9 -156.8 डिवाइडेड बाई 4.9 इक्वल 0। ये आ जाएगा टी स्केयर, माइनस जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 4। टी वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर भी टी था, यहाँ पर भी टी आएगा, तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा, माइनस इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 0/4.9 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। अब ये देखें ये टी के लिए ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, ये टी स्केयर वैसे ही और कांस्टेंट टर्म वैसे ही। अब मिड टर्म को मैं ब्रेक करूँगा कि प्लस माइनस करके -4 आए और मल्टीप्लाई करके -32 आए। तो अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ -8t प्लस 4t, -8 प्लस 4 वो आ जाएगा -4, और -8 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा -32। टी कॉमन निकालूंगा मैं फर्स्ट टू टर्म में से, तो बाकी रह जाएगा t -8, प्लस नेक्स्ट टू टर्म में से मैं 4 कॉमन निकाल लूँगा, जी रह जाएगा t -8 इक्वल 0। 4 8 टाइम 32। अब t -8 ये सेम है, तो ये मैं लिख लूँगा t -8 कॉमन, बाकी रह जाएगा t प्लस 4 इक्वल 0। अब ये t -8 ये भी 0 के इक्वल है, और t प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल है, और यहाँ पर t की वैल्यू आ गई है 8 और t इक्वल -4। अब t असल में टाइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेकंड और यहाँ पे आ जाएगा 4 सेकंड, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं है। t इक्वल 8 सेकंड, 8 सेकंड लगेंगे पत्थर को ज़मीन के करीब आने में, ये है इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 3, ये क्वेश्चन ज़्यादातर शार्ट क्वेश्चन में आता है। इफ़ a प्लस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है a माइनस बी की मैग्नीट्यूड, देन प्रूव डैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग ये है कि इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले मैं ये वैसे लिख लूँगा। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए यहाँ मैं स्केयर लूँगा, टेकिंग स्केयर, ये मैंने स्केयर ले लिया है। अब इनको मैं सेपरेट कर दूँगा कि a प्लस बी इसकी पावर 1 और a प्लस बी इसकी पावर 1। ऐसे ही मैं राइट साइड पे कर दूंगा कि a माइनस बी इसकी पावर 1 और फिर a माइनस बी इसकी पावर 1। असल में ये डॉट प्रोडक्ट स्केयर के इक्वल ही होता है, और वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लाजमी लगाना है आपने। अब a डॉट a जो कि इक्वल है a स्केयर, प्लस a डॉट b, तो मैं लिख लूँगा a डॉट b और इसके ऊपर वेक्टर का साइन। फिर b डॉट a, वो मैं वैसे लिख लूँगा b डॉट a, इनका वेक्टर का साइन, और b डॉट b जो कि है b का स्केयर, इक्वल a डॉट a यानी कि a का स्केयर। फिर a डॉट b, ये माइनस में है कि प्लस माइनस वो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर a डॉट b, फिर माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस b डॉट a, और इन पर वेक्टर का साइन, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, और b डॉट b ये आ जाएगा b का स्केयर। अब अगर आप अपनी बुक पर पेज नंबर 23 ओपन करें तो वहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स जो सी फर्स्ट लिखी हुई है वो है a डॉट b,
ये इक्वल है बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट में ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर बी डॉट ए की जगह मैं लिख लूँगा कि ये भी इक्वल है ए डॉट बी, और ये भी बी डॉट ए की जगह पर आ जाएगा ए डॉट बी। और बाकी सब कुछ वैसे ही ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए डॉट बी प्लस ये मैंने अरेंज कर लिया है प्लस बी का स्केयर इक्वल ए स्केयर माइनस ए डॉट बी माइनस ये वैसे ही प्लस बी का स्केयर, और इनके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दी हैं। अब ये देखें नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ये ए स्केयर वैसे ही ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी ये आ जाएगा 2 ए डॉट बी, और इन पर ये वेक्टर का साइन प्लस बी का स्केयर वैसे ही ये प्लस ए स्केयर है इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा माइनस ए स्केयर। इससे नेक्स्ट माइनस ए बी यानी कि आ जाएगा -2ab, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +2a.b, और इन पर वेक्टर का साइन ये प्लस बी स्केयर है इस तरफ आएगा -b स्केयर इक्वल 0। अब ये देखिए प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर कैंसिल, प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर ये भी कैंसिल, 2ab प्लस 2ab ये हो जाएगा 4a.b, और इन पर वेक्टर का साइन इक्वल 0, 4 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड यानी कि a डॉट बी ये इक्वल है 0 के। अब डॉट प्रोडक्ट असल में ये काज होता है कि a वेक्टर b वेक्टर और यहाँ पर कॉस थीटा ये 0 के इक्वल है। अब a वेक्टर b वेक्टर कॉस थीटा इक्वल है 0 के, तो यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा ये 0 के इक्वल है। ये कॉस है, मैंने थीटा फाइंड करना है तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 0। तो जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे कॉस इनवर्स 0 वो 90 डिग्री के इक्वल है, और यही मैंने प्रूफ करना था। ये देखिए लिखा होता परपेंडिकुलर कि ए और बी क्या परपेंडिकुलर है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आया है, इनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, यही मैंने प्रूफ करना था। ये देखें आंसर भी दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 4। इस तरह बहुत ध्यान से आपने समझना है कि एक बॉडी है ऑफ मैस m जिसका मास जो उनसे है वो m है एट रेस्ट, और वो रेस्ट में है, एक्सप्लोर्स इनटू 3 पीसीज 2 ऑफ विच ऑफ मैस m/4 कि उसके 3 पीसीज हैं, टोटल मैस m है, 2 पीसीज का मैस है m/4 यानी कि पहले का भी मैस है m/4 दूसरे का भी m/4। सबसे पहले यही लिख लेते हैं गिवन डाटा में मैस ऑफ फर्स्ट पीस इसको मैं कह दूंगा m1 जो कि इक्वल है m/4। फिर सेकंड मैस ऑफ सेकंड पीस इसको मैं कह दूंगा m2 जो कि भी इसके ही इक्वल है m/4। अब देखिए इसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है ना कि 3 पीस किए हैं, 2 पीस दिए हुए हैं, तो तीसरा मुझे पता है मैंने कैसे फाइंड करना है। तीसरे को मैं कह देता हूँ कि ये m3 है। टोटल मैस कितना है m, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा m माइनस इन दोनों हिस्सों को मैं नेगेटिव कर दूंगा कि m/4 माइनस m/4। ये जो मैंने लिखा है ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये आपको आइडिया होगा कि अगर टोटल मैस दिया हो इसमें से मैं 2 हिस्से नेगेटिव करूँ तो तीसरा हिस्सा मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर मैं 4 के लिहाज से अगर एलसीएम लूँ इसके डिनोमिनेटर में है 1 तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m, ये -m और -m वैसे ही 4m माइनस m ये आ जाएगा 3m, और 3m माइनस m ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 4 वैसे ही 2 इससे कैंसिल होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m/2 m3 ये भी मेरे पास आ गया है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कि इन सब को फेंका गया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है 90 डिग्री के लिहाज से विद वेलोसिटीज जिनकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। ये देखें 2 मैच दिए हुए थे, इन दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, एक की ये है एक की ये है। अब वो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विद विच इट विल बी फ्लो अवे। अब वो कह रहा है तीसरा जो पीस है इसकी वेलोसिटी फाइंड करें। सबसे पहले मैं ये वेलोसिटी लिख लूँगा, एक है 3 और दूसरी 4। उससे भी पहले अगर मैं ये चीज़ नोट करूँ, ये क्या है कि टोटल बॉडी का मैस m है और वो रेस्ट में पड़ी हुई है। जब रेस्ट में पड़ी हो तो फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। यह मैं लिखूँगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी जिसको मैंने vi से डिनोट किया है और ये है 0। अब दूसरी क्या है 3 और 4 यानी कि 2 हिस्सों की, तो यहाँ मैं लिखूँगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैस m1 वो इक्वल है 3 मीटर पर सेकंड, और इससे नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 की भी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। मैंने फाइंड क्या करनी है, जो तीसरा मैस है m3 इसकी वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इसको मैं कह दूंगा v1
इस M2 की मैं वेलोसिटी को कह दूंगा V2 और M3 की वेलोसिटी इसको मैं कह दूंगा V3। ये मैंने फाइंड करनी है। इसका डाटा ज़रा लेंथी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। ये हमें लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम एम वी आई इक्वल। अब एम वी आई मैंने क्यों लिखा है कि टोटल मैस क्या दिया हुआ था एम, और टोटल इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी आई का है, इसलिए मैंने वी आई लिखा हुआ है। अब दूसरी साइड पे मैं लिखूंगा इनके मैस के 3 हिस्से हैं, तो यहाँ मैं कह दूंगा पहले M1 प्लस M2 प्लस M3। इनकी वेलोसिटी M1 की वेलोसिटी को मैंने कहा है V1, तो ये आ जाएगी Vn। M2 की कहा है V2 और M3 की कहा है मैंने V3। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसलिए दिया हुआ है, ये देखिए मैंने लिखा है एज M1 M2 मूव परपेंडिकुलर। जैसे कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, मेरी ये चीज़ समझिएगा, ज़रा बात नोट कीजिएगा। मैस 1 कितना है M/4 और मैस 2 भी कितना है M/4। जब इन दोनों का मैस सेम है तो फिर इनकी वेलोसिटी एक की 3 है, एक की 4 है। ये क्यों चेंज है, यानी कि इनकी स्पीड क्यों चेंज है? अगर मैंने यहाँ से एक ये पत्थर है और एक ये पत्थर है, इनका वजन एक जितना है, इनको मैं ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर फेंक रहा हूँ, तो फिर इनकी स्पीड भी एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर इनकी वेलोसिटी क्यों चेंज है? इनकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यहाँ मैंने लिखा है कि जो क्योंकि मैस जो उनसे वो परपेंडिकुलर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंटम इज, ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर। अब मोमेंटम के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि मोमेंटम जो कि है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, इसको पीएसडी नोट किया जाता है मोमेंटम को। तो ये 1 है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा M1 V1 इसका स्क्वायर प्लस M2 V2 इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट वैसे ही। अब इनकी जगह पर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा। M1 वो मेरे पास आया था M/4, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है M/4। M2 भी है M/4। V1 है 3 और V2 है 4। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। V1 की जगह पे आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस M2 ये आ जाएगा M/4 और V2 ये आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9, यहाँ पर M का स्क्वायर वैसे ही, और 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 प्लस ये 4 इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा M का स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में है 1, मैं 16 के लिहाज से एलसीएम लेने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 के लिहाज से एलसीएम लिए है, तो ये 9M स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा 9M स्क्वायर प्लस इसके डिनोमिनेटर में 16 नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 16M स्क्वायर। 9 प्लस 16 ये मेरे पास आ जाएगा 25M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब इससे नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 25 किसका स्क्वायर है 5 का, M का भी स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो मैंने इकट्ठा ही स्क्वायर ले लिया इन सब का, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5M डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए P1 किसके इक्वल है, असल में MV है, तो P1 ये मेरे पास आ जाएगा M1 V1, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है, तो P2 ये भी आ जाएगा M2 V2 इनकी मैग्नीट्यूड। तो M1 V1 M2 V2 ये सारा ये है M1 V1 M2 V2 प्लस। तो इनकी जगह पर जो आंसर आया है वो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। अब यहाँ मैं लिखूंगा यूज़ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है इक्वेशन नंबर 1। M वो मैं वैसे ही लिख लूँगा, यहाँ पर ये देखिए M वैसे ही। फिर इससे नेक्स्ट है वी आई की वैल्यू है 0, तो यहाँ मैं पुट कर दूँगा 0 इक्वल। इससे नेक्स्ट है M1 V1 प्लस M2 V2, तो ये मोमेंटम है असल में, तो रिजल्टेंट मोमेंटम अभी मैंने फाइंड किया है 5M/4, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5M डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही, प्लस M3V3 वो मैं लिख दूँगा प्लस M3V3 वैसे ही। ये असल में 0 हो जाएगा, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस 5M डिवाइडेड बाई 4 इक्वल M3। यहाँ मैं M3 की वैल्यू पुट करूँगा, जो कि ये है M3 आया था मेरे पास M/2, वो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा M डिवाइडेड बाई 2 और ये V3 वैसे ही। अब ये देखें माइनस 5M डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और M यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये V3 वैसे ही। 2 4 टाइम 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे M से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल V3। जब इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2.5 और यहाँ पर V3, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट है। ये मेरे पास आंसर आया है। और लास्ट में फिर मैं लिखूँगा नेगेटिव साइन मीन
v3 के साथ ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है इज अपोजिट टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ टू पीसीज। जो v1 और v2 दो वेलोसिटीज थी ये उनके अपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आया है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5। अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कि एक गेंद है क्रिकेट की जिसको ऊपर की तरफ हिट किया गया है इतने एंगल के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एंगल लिख लूँगा जिसको थीटा से डिनोट किया जाता है 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए असल में ये अगर गेंद है इसको हिट किया गया है ऊपर की तरफ, ये उन्होंने एंगल भी दे दिया हुआ है 45 डिग्री, ऊपर की तरफ हिट किया गया है और इसकी स्पीड जो सी है वो है 20। ये नहीं बताया हुआ है कहाँ पर जाकर गेंद जो सी है वो रुकी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो होगी जहाँ पर रुकी है वो बताई नहीं गई। इसका मतलब है जो हिट किया गया है वो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइंड फाइंड क्या करना है, ए पार्ट दिया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि मैंने टाइम फाइंड करना है, इसको टी से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। बी है मैक्सिमम हाइट, उसकी मैंने हाइट फाइंड करनी है जिसको 8 से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। ये मैं साथ लिख देता हूँ कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और सी पार्ट। हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, कि वो कितनी दूर गई है ग्राउंड से जब उसको हिट किया गया है, यानी उसकी मैंने रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर आर, ये मैंने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन में टाइम फाइंड करने लगा हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन में टाइम का फार्मूला ये देखें आपकी बुक पर पेज नंबर 33 पर टाइम ऑफ फ्लाइट के टॉपिक पे ये लिखा हुआ है 2 इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यह मैं वैल्यूज पुट करूँगा टी, वैसे ही 2 इनिशियल वेलोसिटी जो कि ये है 20 वो मैं पुट कर दूँगा 20 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8, वैसे ही टी इक्वल टू मल्टीप्लाई 20 ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई साइन 45 जो कि है 0.707 डिवाइडेड बाय 9.8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 28.28 डिवाइडेड बाय 9.8। वैसे ही जब इसको मैं डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.88 टाइम, और टाइम का यूनिट है सेकंड, ये है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर है 2.9। अब 2.88 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है 2.9, चाहे आप ये लिख दें चाहे ये लिख दें, ये है इसका आंसर। अब मैं इसका बी पार्ट फाइंड करूँगा जो कि है हाइट। तो फिर इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे हेडिंग दूंगा बी पार्ट और इसकी हाइट फाइंड करने लगा हूँ, जिसका फार्मूला आपकी बुक पर पेज नंबर 33 पर ये दिया हुआ है एच इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो एच इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सिंपल इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 के इक्वल है इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर वैसे ही थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और जी की वैल्यू 9.8। वैसे ही 20 का स्क्वायर ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.8 जो कि इक्वल है 19.6, और साइन 45 वो इक्वल है 7.707 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही। अब इसका स्क्वायर ओपन करके कैलकुलेटर पे 400 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आया है 199.93, और ये डिवाइडेड बाय 19.6। वैसे ही जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10.2। ये हाइट है और इसका यूनिट है मीटर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सी पार्ट यानी कि मैंने रेंज फाइंड करनी है। तो यह मैं हेडिंग दूंगा सी, मैंने रेंज फाइंड करनी है। इसका फार्मूला आपकी बुक पर पेज नंबर 34 पर ये लिखा हुआ है आर इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी और साइन 2 थीटा। यहाँ मैं लिखूँगा आर इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी और साइन 2 थीटा। वैसे ही अब इनिशियल वेलोसिटी थी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8 साइन 2 और थीटा वो था 45 डिग्री के इक्वल। अब 20 का स्क्वायर ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 9.8 साइन, अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 45 ये आ जाएगा 90 डिग्री, ये 400 वैसे ही डिवाइडेड बाय 9.8 साइन 90 जो कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 1 वैसे लिख लूँगा। अब 400 डिवाइडेड बाय 9.8 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा
0.81। अब रेंज, इसका यूनिट भी है मीटर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ अ स्क्वाश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो सबसे पहले इसका मैथ में लिख देता हूँ कि मैथ वो इक्वल है 20 ग्राम और फोर्स एफ ये इक्वल है 50 न्यूटन। इससे नेक्स्ट है इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ 0.50 सेकेंड, और टाइम भी दिया हुआ है 0.50 सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स, मैंने फाइंड क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करना है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। तो इसकी कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा, यह मैं इम्पल्स का फार्मूला लिखूंगा। आपकी बुक पर ये देखें, पेज नंबर 36 पर इम्पल्स वाले टॉपिक पे ये लिखा हुआ है, इम्पल्स इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ मैं लिख लूँगा इम्पल्स इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब फोर्स की वैल्यू क्या है 50 और टाइम 0.50, यह मैं पुट कर दूंगा 50 न्यूटन मल्टीप्लाई टाइम 0.50 सेकेंड। 50 मल्टीप्लाई 0.50 वो आता है 25, और ये न्यूटन सेकेंड। वैसे ही ये मैंने इम्पल्स फाइंड कर लिया, ये है इसका आंसर, और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 7। अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर, कि एक फुटबॉलर है जिसने बॉल को किक किया है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज़ 240 न्यूटन, और उस बॉल पर जो फोर्स एवरेज है वो है 240 न्यूटन। तो यह मैं लिख लूँगा फोर्स वो इक्वल है 240 न्यूटन। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड, और टाइम भी दिया हुआ है जो कि इक्वल है 0.25 सेकेंड। कैलकुलेट, मैंने क्या फाइंड करना है वो मैं हेडिंग दूंगा। ए पार्ट है चेंज इन मोमेंटम, के मोमेंटम में जो चेंजिंग आई है वो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए मैंने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंजिंग को कहा जाता है डेल्टा पी, क्योंकि पी मोमेंटम है और ये चेंज का साइन है। और बी पार्ट स्टेट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि बी पार्ट मैंने फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये मैंने फाइंड करनी है। और इसका आंसर उन्होंने देखे सामने लिखा हुआ है, ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ, पहले इसका ए पार्ट करते हैं। असल में चेंज इन मोमेंटम आपकी बुक पर पेज नंबर 36 पर जो इम्पल्स वाला टॉपिक है, ये देखें अभी पेज नंबर 36 में मैंने दिखाया है इम्पल्स। अब इम्पल्स इक्वल है एम वी एफ माइनस एम वी आई। जब इसमें से मैं एम कॉमन निकालूंगा, बाकी क्या रह जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये चेंज इन वेलोसिटी है। और मोमेंटम का क्या फार्मूला था, एम वी। असल में चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहा जाता है। ये देखें, ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें वेलोसिटी में चेंजिंग है, तो इसका मीनिंग है मोमेंटम में चेंजिंग है, और चेंजिंग इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहा जाता है। तो इस लिहाज से सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने इम्पल्स ही असल में फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स ही कहा जाता है। तो इस लिहाज से इसकी कैलकुलेशन में यही फार्मूला लिखूंगा कि इम्पल्स वो इक्वल है एफ क्रॉस टी। अब फोर्स वो है 240, वो मैं यहाँ पुट करूँगा 240, और टाइम है 0.25। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 60, और इसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड इम्पल्स, और इस इम्पल्स को ये कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम। ये एक आंसर है। अब इससे नेक्स्ट बी पॉइंट इसका आंसर आएगा, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि जो डायरेक्शन में चेंजिंग होगी वो सेम होगी जो फोर्स अप्लाइड की जा रही है उसकी डायरेक्शन पे। यानी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो जो चेंजिंग मोमेंटम होगी उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी। ये था सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप अ बम्ब ऑन अ टारगेट, कि एक एरोप्लेन है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। अब इस तरह की डायरेक्शन को कहा जाता है हॉरिजेंटल, और इस तरह की वर्टिकल। अब एरोप्लेन हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एरोप्लेन है और ये हॉरिजेंटल इस तरफ मूव कर रहा है। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हॉरिजेंटल या इस तरफ होती है या इस तरफ। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस तरफ मूव कर रहा है। कितनी इसकी स्पीड है 200, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसकी स्पीड है 200, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि स्पीड वो वेलोसिटी ही होती है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। अब इसकी हाइट वो है 8 किलोमीटर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसकी हाइट है 8 किलोमीटर, और यहाँ पर भी कि हाइट वो इक्वल है 8 किलोमीटर। अब इतनी हाइट से बम्ब ड्रॉप किया गया है। फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बम्ब बी रिलीज्ड।
अब वो कह रहा है कितना डिस्टेंस जब हॉरिजेंटल बम ड्रोन से वो ड्रॉप किया गया है उसका कितना डिस्टेंस है उस टारगेट पॉइंट से। अब ये चीज़ समझिएगा, अगर एरोप्लेन ऊपर चल रहा है ना, ऊपर मूव कर रहा है, तो जब ऊपर से कोई चीज़ एरोप्लेन छोड़ता है ना, अब मैं अगर काइट उड़ाऊँ तो मेरी काइट की डायरेक्शन है इस तरफ, जो काइट जब कट जाती है तो वो जब नीचे गिरती है तो असल में वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती है। अब अगर इस तरफ एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ पर आके मैंने बम को अपने टारगेट पॉइंट पर फेंक दी है, तो बम सीधा नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ से मूव करता हुआ है ऐसे रोटेट होके नीचे की तरफ जाएगा। तो उसने कहा भी यही है कि अगर बम ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो हॉरिजेंटली उसने कितना डिस्टेंस इसकी हाइट से जब बम ड्रॉप किया गया है और बम अपने टारगेट पर गया है, कितना डिस्टेंस उसने हॉरिजेंटल कवर किया है, वो मैंने फाइंड करना है। ये देखिए ना, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ फिर मैं फाइंड कर लूँगा कि मैंने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और हॉरिजेंटल है। और हॉरिजेंटल आपने पढ़ा हुआ है कि हॉरिजेंटल लाइन वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर एक्स ड्रा कर दूंगा, इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो मैंने फाइंड करना है। अब ये किलोमीटर है, जब मीटर में कन्वर्ट करूँगा मुझे पता है कि 1 किलोमीटर वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। आपने 9-10 में भी ये पढ़ा है। जब 8 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 8000 मीटर, ये हाइट वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल बातें हो रही हैं, तो यहाँ भी मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल ड्रा कर लूँगा। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये इसकी कौन सी वेलोसिटी है, जो एरोप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजेंटल, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस है। अब ये हाइट है जो कि वर्टिकल है, तो यह मैं एच वाई लिखने की बजाय असल में हाइट ये भी डिस्टेंस ही है, तो यहाँ मैं कह दूंगा ये डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी हाइट जो कि वाई एक्सिस के अलोंग, इसलिए इसको मैंने वाई कह दिया है। मैंने डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, तो यहाँ मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। अब डिस्टेंस का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है ना, ये एक्स एक्स है, तो यह भी मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करूंगा, तो ये वेलोसिटी भी जो सी है वो भी एक्स एक्सिस के मैं लॉन्ग ले लूँगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास टाइम आ गया है, लेकिन डाटा में टाइम नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से मैं इसको कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं टाइम फाइंड करूँगा, उसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, जो कि है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब ये देखो जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, इसमें डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। अगर ये भी मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग लूँगा ना, अगर मैं देखिए मिसाल के तौर पर मैं बाद में रेज कर दूंगा, आपको समझाता हूँ। अगर ये भी मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ली है, तो यहाँ पर एस एक्स ये भी मेरे पास फाइंड करने वाला है, और यहाँ पर टी ये भी फाइंड करने वाला है। इसलिए मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस वाई ये देखिए वो वैल्यू है। वैल्यू पुट करूँगा कि एस ऑफ वाई वो है 8000, यहाँ इसकी जगह मैं पुट कर दूँगा 8000 इक्वल। जब मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है तो मैं वेलोसिटी भी फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग ही लूँगा। अब मेरे पास जो डाटा है उसमें वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के है। अब ये देखें वाई एक्सिस नहीं दी हुई, इसका मीनिंग है इसकी वेलोसिटी जौन सी है अलोंग वाई एक्सिस वो ज़ीरो के इक्वल है। वो कैसे कि एरोप्लेन तो हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव कर ही नहीं रहा, तो इस वजह से वर्टिकल ज़ीरो है। तो यहाँ मैं इनिशियल लिख दूंगा कि वर्टिकल इनिशियल भी ज़ीरो है, फाइनल भी ज़ीरो है। तो यह मैंने इनिशियल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल यूज़ होनी थी। तो यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, टाइम वैसे ही प्लस 1/2 जी की वैल्यू वो मुझे पता है 9.8 है, और टी का स्केयर वैसे ही। यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगी वैल्यू 8000, जीरो टी से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाएगा। 9.8 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 4.9, और ये टी का स्केयर वैसे ही। मैंने टी फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि 8000 डिवाइडेड बाय 4.9 इक्वल टी स्केयर। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1632.65 इक्वल टी स्केयर वैसे ही। अब टी फाइंड करना है तो स्केयर खत्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया मैंने। तो ये देखिए स्केयर रूट से कैंसिल होकर टी, इसका जब मैं स्केयर रूट लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40.4, और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो मेरे पास देखिए टाइम की वैल्यू आ गई है। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा पुट इन इक्वेशन 1, ये मैंने लिख लिया है। अब लेफ्ट साइड पे है एस ऑफ एक्स, यानी कि डिस्टेंस अलोंग हॉरिजेंटल इक्वल वी एक्स की वैल्यू क्या है 200, तो यह मैं पुट कर दूंगा 200 मल्टीप्लाई टाइम, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा 40.4।
अब एस ऑफ एक्स इक्वल 200 मल्टीप्लाई 40.4, तो ये आ जाएगा 8080। अब डिस्टेंस का यूनिट वो आ जाएगा मीटर, लेकिन बुक पर जो आंसर दिया हुआ है वो देखिए वो किलोमीटर में है, तो इसलिए इसको भी मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर आप पेपर में इतना भी कराएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन किलोमीटर में कन्वर्ट करना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी किलोमीटर में ही दिया हुआ था इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया है कि 1 किलोमीटर वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। अब मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्ट हो जाएगा कि इसको मैं अब 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1000 से मैंने डिवाइड किया है, तो ये मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो डिस्टेंस अलोंग हॉरिजेंटल, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 8.08, इसके साथ किलोमीटर वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाई डज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम या थीटा डैश, जो कि इक्वल है 90 माइनस थीटा। वो कह रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जोन से है वो सेम रहेगी जब इसके प्रोजेक्शन का एंगल थीटा से थीटा डैश कन्वर्ट किया जाएगा। आल्सो शो डैट ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेशो ऑफ आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। अब देखिए गिवन डाटा क्या है कि फर्स्ट एंगल क्या है, वो मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट एंगल है थीटा, फिर सेकंड एंगल, दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है वो है थीटा प्राइम, जिसको थीटा डैश भी पढ़ा जाता है, और ये इक्वल है 90 माइनस थीटा। ये तो गिवन डाटा है, मैंने फाइंड क्या करना है, ये उसने दिया हुआ है कि रेंज आर डिवाइडेड बाय आर प्राइम इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वल है 1 के, ये मैंने प्रूफ करना है। अब रेंज का फार्मूला आगे भी यूज़ किया था, यह मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कैलकुलेशन में। रेंज का फार्मूला आर इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको मैंने कह दिया है इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए ये मेरा थीटा के लिहाज से फर्स्ट एंगल के लिहाज से मैंने लिख लिया है। अब सेकंड एंगल जो कि है थीटा डैश, यहाँ मैं अब दूसरा फार्मूला लिखूँगा कि आर इज इक्वल टू वी आई का स्केयर साइन 2 थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय जी। यहाँ मैंने थीटा प्राइम लिखा है, तो रेंज भी वो फिर प्राइम में आ जाएगी। अब थीटा डैश की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ये वी आई स्केयर वैसे ही साइन 2 थीटा प्राइम जो कि इक्वल है 90 माइनस थीटा, तो यह मैं पुट कर दूंगा 90 माइनस थीटा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये, डिवाइडेड बाय जी वैसे ही। अब ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर वैसे ही साइन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इससे नेक्स्ट ये देखिएगा, यह हम आपको फार्मूला लिख के दिखाऊं जो कि मैंने आपको मैथ के चैप्टर नंबर 10 और 11 में ऑलमोस्ट ये फार्मूला लिखवाया भी है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 180 एज्यूम कर ले ये अल्फ़ा है, और ये 2 थीटा ये एज्यूम कर ले बीटा है, और ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये सिंपल मैंने आपको सिर्फ फार्मूला लिखवाया है। ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर और डिवाइडेड बाय जी वैसे ही। अब यहाँ पर मैं ये फार्मूला यूज़ करने लगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 180 कॉस बीटा जो कि है 2 थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा माइनस, अब इससे नेक्स्ट क्या है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये है अल्फ़ा और ये बीटा, तो यहाँ मैं लिख लूँगा कॉस 180 डिग्री और साइन 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट ये वी आई का स्केयर वैसे ही साइन 180 जो कि 0 के इक्वल है, आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। 0 जब कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस कॉस 180 वो -1 के इक्वल है, और ये वैसे ही आ जाएगा साइन 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय जी वैसे ही। तो ये देखें वी आई का स्केयर 0 ख़त्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके साथ वैसे ही आ जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट है, तो मैंने अब ये लिख दी है डिवाइडेड बाय जी, और यहाँ पर आर प्राइम था, ये देख ले आर प्राइम था वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये चीज़ समझिएगा, वी आई का स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा है ये किसके इक्वल है आर के, तो यह मैं सिंपल लिख दूंगा यूज़ इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 का मैंने यूज़ किया है, और यहाँ आर प्राइम वैसे ही, और इसकी जगह मैंने आर लिख दिया है, वैल्यू यूज़ की है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये देखिए आर ओवर आर प्राइम इक्वल 1,
तो यहाँ पर देखिए आर प्राइम मल्टीपल और इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आर ओवर आर प्राइम, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। ये मैंने प्रूव कर दिया, सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स, टकराई है विद अ सिमिलर ट्रॉली, अपने जैसी ट्रॉली के साथ जो कि रेस्ट पे है। ये समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर। समझ ले कि ये एक ट्रॉली है तो नहीं, लेकिन आप समझ लें कि ये एक ट्रॉली है और यहाँ पर एक और ट्रॉली पड़ी हुई है, ये रेस्ट में है और ये इस तरफ मूव कर रही है। इसका वज़न कितना है? इसका है 1 किलोग्राम। अब उसने देखेगा है ना सिमिलर, तो इसका भी वज़न फिर कितना है? 1 किलोग्राम। अब ये तो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ? वह है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने कहा है दूसरी वो रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पर आके इससे टकराई है। इससे आगे वाला डाटा बाद में रीड करता हूँ, पहले मैं ये लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, जो फर्स्ट ट्रॉली थी, इसका मैस कितना है? इसको मैं कह देता हूँ m1, जो कि है मेरे पास 1 किलोग्राम। अब इसकी स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, इसको अब मैं कह दूंगा v1, जो कि है 1 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड सिमिलर है, तो यहाँ पर मैस ऑफ सेकेंड ट्राली, इसको मैं कह दूंगा m2, वो भी आ जाएगा 1 किलोग्राम, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर कि v2 वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकेंड। अब चीज़ें समझने वाली हैं। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, ये टकराने से पहले वाली मैंने डाटा लिख लिया है। टकराने के बाद द फर्स्ट ट्रॉली कम टू रेस्ट, पहले ये रेस्ट पे थी, तो बाद में समझ इसके टकराने के बाद ना ये वाली ट्रॉली अब रुक गई है, यानी कि ये अब रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी फिर कितनी हो जाएगी? 0। और इसके बाद इसका मैस तो वही है किलोग्राम, ये रेस्ट में हो गई है तो उसकी वेलोसिटी मैंने लिखती है 0। वेयर एज द सेकेंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये तो रेस्ट में, लेकिन जो दूसरी है, दूसरी समझ ले ये है ट्रॉली अब, और इसने आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। कितनी वेलोसिटी के साथ? चले वेलोसिटी नीचे लिख लेता हूँ, 1 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। शो डैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन, कह रहे बताएं कि ये एग्जाम्पल है इलास्टिक कोलिजन की। ये मैं बाद में बताता हूँ। अब ये देखें, इसको मैंने v1 और इसको v2 कहा है ना, अब चेंजिंग आ गई है टकराने के बाद, तो इसको मैं v1 डैश का लेता हूँ और इसको v2 डैश। अब ये डाटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैलकुलेशन में कि v1 डैश वो मेरे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए मैंने आपको समझाया हुआ है। और v2 डैश यानी कि v2 प्राइम भी कार पढ़ा जा सकता है इसको, जो कि है 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड करना है? इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ मैं लिखूंगा फिर कोलिजन इज़ इलास्टिक, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपकी बुक पर पेज नंबर 43, अगर आप अपनी बुक पर पेज नंबर 43 ओपन करें तो वहाँ फार्मूले है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। उसके फार्मूले अगर वो आपस में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है जो आपस में कोलिजन हुई है वो इलास्टिक है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल अगर मेरे पास इक्वल आ जाए काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये फिर इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल होगी। और ये फार्मूले आपकी बुक पर पेज नंबर 43 पर लिखे हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फार्मूला है 1/2 m1 v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 का स्केयर इक्वल 1/2 m1 v1 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्केयर। यहाँ सिंपल मैं वैल्यूज पुट करूँगा, ये 1/2 वैसे ही m1 जो कि 1 है और m2 भी 1 है, तो यहाँ पर m1 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है, प्लस 1/2 m2 की जगह भी 1 पुट कर दिया है, इक्वल 1/2 m1 की जगह पर 1 प्लस 1/2 और m2 की जगह पर भी 1। अब ये देखिए v1 है 1 और v2 है 0, तो v1 की जगह मैंने लिख दिया है 1 का स्केयर और v2 की जगह पर 0 का स्केयर। और v1 प्राइम जो कि इक्वल है 0 के और v2 प्राइम जो कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्केयर। अब ये देखिए 1 का स्केयर 1 ही होता है और ये 1/2 जो कि इक्वल है 0.5 प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा, इक्वल 0 का स्केयर 0 ही और 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 ही और 1/2 ये इक्वल होता है 0.5, यानी कि अब ये देखें 0.5 इक्वल आया है 0.5 और एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जोल, तो 0.5 जोल इक्वल है 0.5 जोल के।
फिर यहाँ मैंने लिखा है हिंस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सो कोलिजन इज इलास्टिक, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें, ये डाटा वैसे ही लेकिन इसका पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ। देखिए आफ्टर द कोलिजन के टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो कह रहा है कि ये जब टकराए हैं तो टकराने के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और इनकी वेलोसिटी फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि अब ये नहीं है, मिसाल के तौर पर ये दोनों जब आपस में लगे हैं तो समझ ले एक ये ट्रॉली है और दूसरी ये ट्रॉली है। फिर ये जब इकट्ठे हो गए हैं और इनकी वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा कि V1 डैश वो इक्वल है V2 डैश के, जो कि है 0.5 मीटर पर सेकेंड। और मैंने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, शो डैट साबित करें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन, कि बताएं क्या ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। तो यहाँ मैंने क्या फाइंड करना है, कोलिजन इज़ इन इलास्टिक, ये मैंने फाइंड करना है। अब इन इलास्टिक के लिए पता है क्या करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये ग्रेटर आ जाए ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, तो इसका मीनिंग है कि वो इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखें, पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि इक्वल है 1/2 m1v1, जैसे कि अभी आगे भी यूज़ किया था v1 का स्केयर, प्लस 1/2 m2v2 का स्केयर। तो यहाँ पर ये 1/2 वैसे ही m1 किसके इक्वल है, ये है m1 1 के इक्वल है और m2 भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 1 प्लस 1/2 m2 की जगह पर भी 1। फिर v1 और v2, ये देखें v1 1 है और v2 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्केयर और यहाँ पर 0 का स्केयर। ये 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1/2 ये आ जाएगा 0.5 और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल वो इक्वल आई है 0.5 जूल। अब मैंने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो यहाँ मैं लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि इक्वल है 1/2 m1 v1 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्केयर, जैसे भी आगे फार्मूला लिखा था। 1/2 वैसे ही m1 भी 1 के इक्वल है प्लस 1/2 m2 भी 1 के इक्वल है। अब v1 प्राइम और v2 प्राइम 0.5 के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 0.5 का स्केयर और यहाँ पर भी 0.5 का स्केयर। ये वैसे ही आ जाएगा 1/2 और 0.5 का स्केयर, ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 प्लस 1/2 वैसे ही और 0.5 का स्केयर, ये आ जाएगा 0.25। अब 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.125 प्लस जब ये डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 0.125। जब इनको मैं आपस में ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जोल। ये मेरे पास क्या आई है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये देखें, ये है 0.25 और ये है 0.5, यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं ये ग्रेटर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे ये ग्रेटर है तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ये लिखकर आप लिख दें सो कोलिजन इज़ इन इलास्टिक, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 11। ये भी 10 की तरह ही है कि आ रेलवे वैगन ऑफ मैस, कि एक रेलवे वैगन है जिसका मैस कितना है 4 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ ये वैगन मूव कर रही है। कोलाइड्स टकराई है विद एनदर वैगन, एक दूसरी वैगन के साथ जिसका मैस ये दिया हुआ है, विच इज़ एट रेस्ट। अब यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही है, मिसाल के तौर पर एक ये वैगन है और एक ये वैगन है, इसका मैस वो दिया हुआ है, उसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास m1 है, वो मैंने नाम दिया m1, और इसका मैस ये है, इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास m2 इसका मैस। अब इसकी वेलोसिटी उसने कहा है 3 और ये रेस्ट में है, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ तक अगर मैं डाटा लिखूँ तो मेरे पास मैस m1 वो इक्वल है 4 मल्टीप्लाई 10⁴, इसके साथ ये किलोग्राम वैसे ही। अब इसकी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी v1 इक्वल आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड। टकराई है दूसरी वैगन के साथ जिसका मैस ये दिया हुआ है कि m2 वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोग्राम। रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी v2 वो आ जाएगी 0। इससे नेक्स्ट है दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर, यानी कि जब ये आपस में टकराई है तो ये एक दूसरे के साथ मिल गई हैं और मिलने के बाद ये इकट्ठी मूव करना शुरू हो गई हैं
वो कह रहा है फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी। अब ये इकट्ठी जब मूव कर रही हैं तो इसकी वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा फाइंड। टकराने के बाद पहली वैगन इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v1 डैश और दूसरी की आ जाएगी v2 डैश। तो कंबाइन हो गया इकट्ठी, तो इसका मीनिंग ये है कि v1 डैश वो इक्वल होगी v2 डैश के। ये मैंने फाइंड करनी है। अब ये इक्वल क्यों होगी ये देखें। अगर मैं और मेरा दोस्त एक ही बाइक पर बैठ के जा रहे हैं तो जितनी बाइक की स्पीड है मेरे लिए भी वही स्पीड होगी और मेरे दोस्त के लिए भी वही स्पीड होगी। तो वही उसने कहा हुआ है ना कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। तो जिसकी वजह से जब ये इकट्ठे सफ़र करेंगे तो इनकी वेलोसिटी भी इकट्ठी एक जैसी होगी। तो दोनों फाइंड करने की बजाय इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि ये वी सी है, कि कंबाइन इनकी वेलोसिटी। वी सी फाइंड करूँगा वो मैं कह दूंगा ये आपस में इक्वल है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ। अब ये देखें आपस में ये टकरा रही है ना, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा फार्मूला, ये हम लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। ये मैंने हेडिंग दी है जो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब मैं यह वैल्यूज पुट करूँगा। ये देखिए m1 जो कि किसके इक्वल है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो यह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और v1 वो किसके इक्वल है 3 के मल्टीप्लाई 3 प्लस m2 ये है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 में लिख दी है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और v2 जो कि 0 के इक्वल इसकी जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल m1 की वैल्यू ये है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और v1 डैश जो कि इक्वल है vc। तो यह मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई vc प्लस m2 जो कि ये वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और मल्टीप्लाई v2 डैश जो कि इक्वल है vc। ये हम लिख दूंगा vc। अब ये देखें ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा ही हो जाएगा 0 प्लस 4 3 टाइम ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 वैसे ही इक्वल। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन निकाल लूँगा। ये देखिए 4 है और ये 2 है, यानी कि 2 के टेबल पे 4 भी आता है, वो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसके पास भी है इसके पास भी है, वो भी कॉमन आ गया। इसके साथ बी सी और बी सी वो भी मैंने कॉमन निकाली है। बाकी क्या रह जाएगा 2 2 टाइम 4 और ये सारा कुछ कॉमन आ गया है प्लस। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें कॉमन आ गई है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। 2 प्लस 1 3 और 3 2 टाइम ये फिर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और ये वी सी वैसे ही। और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मैंने ये फाइंड करना है। ये इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इक्वल वी सी। ये 10 की पावर 4 इससे कैंसिल 6 2 टाइम 12। तो ये हम लिखूँगा 2 इक्वल वी सी। ये इनकी इनकी कंबाइंड वेलोसिटी वो 2 आई है और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। यानी कि अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि v1 डैश वो इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड और v2 डैश वो इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसको मैंने क्या कहा था कि ये जो वी सी है यही इक्वल है v1 प्राइम के और v2 प्राइम के। मैंने कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी थी, ये आ गया इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 12 जिसकी स्टेटमेंट है अ कार विद मैस 575 किलोग्राम। तो यहाँ मैं पहले लिख लूँगा कि एक कार है जिसका मैस है 575 किलोग्राम एट 15 मीटर पर सेकंड, जो कि इस स्पीड से मूव कर रही है। तो मैं वेलोसिटी उसकी लिख दूंगा 15.0, वो 15 के ही इक्वल होता है मीटर पर सेकंड। स्मैश इनटू द रियर एंड ऑफ अ कार विद मैस, यानी कि ये कार किसी दूसरी गाड़ी के पिछले हिस्से से ज़ोर से टकराई है और उसका मैस जोन से वो ये है। तो इसको मैं कह दूंगा मैस वो इक्वल है 1575 किलोग्राम। तो इसके मैस को मैं कह दूंगा m1, इसका कह दूंगा m2। इससे नेक्स्ट मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी कार जोन सी है वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है। फिर इसको मैं कह दूंगा v1, इसको v2 जो कि इक्वल आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। सिमत उनकी दोनों की सेम है। अब इसका पार्ट ए जो मैंने फाइंड करना है वो मैं लिखूंगा कि ए पार्ट क्या है। व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ द रेक्ट कार लुक टुगेदर, यानी कि जो तबाहशुदा कारें हैं जब वो आपस में मिल जाए फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है वो मैंने फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि जब दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं फिर इनकी स्पीड वो एक जैसी होती है। यानी कि टकराने के बाद पहले जो कार थी इसकी स्पीड हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1 डैश जो कि फिर इक्वल होगी v2 डैश के। तो इसको फाइनल वेलोसिटी
इसको मैं कह दूंगा कि ये वी एफ के ही इक्वल है, ये मैंने फाइंड करनी है। और इसका बी वाला पार्ट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द कोलिजन, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़ाया हुई है, ये मैंने फाइंड करनी है। तो इस यहाँ मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। सबसे पहले मैं ए लिखूंगा कि मैं ए वाला पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह या न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरह, या मैं हेडिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। ये मैंने लिख दिया है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम। सी एम का मीनिंग है कन्वर्जेशन मोमेंटम। क्या फार्मूला था, m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ कि साथ आप भी रीड करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और ये m2 v2 डैश। अब ये देखिए m1 किसके इक्वल है, 575, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 575। v1 वो है 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस m2 ये इक्वल है 1575, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, मल्टीप्लाई v2 जो कि इक्वल है 5, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इक्वल m1 की ये वैल्यू थी 575 और v1 डैश जो कि मैंने कहा है vf के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा vf प्लस m2 1575 और v2 डैश इसकी जगह पे भी आ जाएगा vf। अब ये 575 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8625। आप कैलकुलेटर पे भी साथ साथ करें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7875 इक्वल, इनमें से वी एफ कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा 575 प्लस 1575 वैसे ही। ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2150 और इसके साथ ये वी एफ वैसे ही, और लेफ्ट साइड पे ये ऐड होंगे तो मेरे पास आ जाएगा 16500। अब ये 16500 वो वैसे ही, ये मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2150, और यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी वी एफ वैसे ही। जब इसको मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.67 और यहाँ पर वी एफ वैसे ही। अब वेलोसिटी का यूनिट वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये है इसका आंसर, ये देख लें ये लिखा हुआ है। अब बी फाइंड करूँगा, लॉज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए शाबाश आप अपनी बुक पर पेज नंबर 43 ओपन करें। ऑलमोस्ट सेंटर पे टॉपिक है एनर्जी लॉस इन कोलिजन। तो उसमें देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लिखा हुआ है ना। तो उस लिहाज से मैं वो फाइंड करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा बी, ये मैं फार्मूला लिखूँगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि लॉज इन काइनेटिक एनर्जी, वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइंड करने लगा हूँ, ये है मैं लिखने लगा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आगे इसका फार्मूला मैंने आपको लिखवाया भी था कि 1/2 m1v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2v2 का स्केयर। सिंपल से मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। 1/2 वैसे ही m1 वो है 575 और v1 वो है 15 इसका स्केयर, प्लस 1/2 वैसे ही m2 जिसका आंसर है, जिसकी वैल्यू थी मेरे पास 1575 और v2 वो इक्वल था 5 इसका स्केयर। अब 575 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे ये मेरे पास आ जाएगा 287.5 ब्रैकेट 15 का स्केयर ये आता है 225 प्लस 1575 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 787.5 और 5 का स्केयर ये आता है 25। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64,687.5 प्लस इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 19,687.5 और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84,375 और जोल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जोल, ये मैंने फाइंड कर ली है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करूँगा तो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसका फार्मूला 1/2 m1v1 डैश का स्केयर प्लस 1/2 m2v2 डैश का स्केयर। अब ये देखें जिस तरह मैंने अभी आगे पार्ट नंबर 1 में, इसके पार्ट नंबर 1 ए में फाइंड किया है वी एफ जो कि इक्वल है v1 डैश और v2 डैश। अब यहाँ पर v1 डैश इसकी जगह मैं लिख दूंगा कि ये इक्वल है वी एफ के, यहाँ पर m1 वैसे ही प्लस 1/2 m2 वैसे ही, और यहाँ पर भी वी एफ डैश का स्केयर। यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट फार्मूला वो भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे आया है। अब ये देखें 1/2
VF² दोनों के पास है वो मैंने कॉमन निकाली है, बाकी रह गया है M1 प्लस M2। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 1/2 वैसे ही। VF के फाइनल वेलोसिटी का स्केयर ये है 7.67 जो कि पार्ट नंबर 1 में फाइंड किया है, वो है 7.67 इसका स्केयर। M1 जो कि इक्वल है 575 प्लस M2 जो कि इक्वल है 1575, ये बाय मिस्टेक 78 लिखा गया है, 75 आएगा। अब 7.67 का स्केयर जो कि इक्वल है 58.82, ये 1/2 वैसे ही। इनको जब आपस में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2150। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा जो कि इक्वल आया है 1,26,463 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए 2 था ना, वो वैसे ही आ गया है। जब इनको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया है आंसर 63,231.5। ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसका यूनिट आ जाएगा जूल। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, एक ये वैल्यू है और एक मेरे पास देखें ये वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, इन दोनों को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर यहाँ मैं लिखूंगा अब यूज़ इक्वेशन 1। अब यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। इनिशियल की वैल्यू क्या आई थी 84,375, वो मैं लिख लूँगा 84,375 जूल, माइनस ये आई है मेरे पास वैल्यू जो कि है 63,231.5 जूल। जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21,143.5 और जूल वैसे ही। ये है इसका आंसर। अगर आपने बुक वर्ड लाना है तो ये देखिए डेसिमल का पॉइंट वो फर्स्ट पॉइंट के बाद लेके हैं, तो ये आ जाएगा 2.1143 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मैं लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ 1 2 3 4, वो आ जाएगा 10 की पावर 4 और इसके साथ जोल वैसे ही। ये है इसका आंसर। यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।